आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 विषय हिंदी प्री बोर्ड का पेपर। इसमें कराएंगे आप प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व, किस तरह से आपको प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करना होता है या फिर बोर्ड में पेपर किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये बात 2025-26 का है, ठीक है। कक्षा 10 विषय हिंदी। समय दे रखा इसमें 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 70 यानी 70 नंबर का पेपर है। निर्देश दे रखे हैं इसमें। तो नंबर 1 निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी शुरू के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 भाग खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। निर्देश नंबर 3, प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ये आपके 3 निर्देश हो गए। चौथा निर्देश है, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी इसमें एक जो विकल्प है आपका वो 1 नंबर का होगा, प्रत्येक विकल्प 1 नंबर का है। निर्देश नंबर 5 है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी आपने OMR शीट पर जो गोला गोल किया है उसको काटे नहीं और ना ही मिटाएं उसको, और ना ही उस पर व्हाइटनर लगाएं। छठा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न आपके में आएंगे पेपर में उसके अंक उसके सामने आपको लिखे हुए मिलेंगे कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब देखेंगे हम खंड ए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी सब विकल्प टाइप हैं आपके, जितने प्रश्न कहते हैं आपके सब विकल्प हैं। तो इसमें पहला विकल्प है आपका कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, ठीक है। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ या तार सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए है सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सन 1979 ईस्वी। तो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ है सन 1951 ईस्वी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप जो बी को गोल कर देंगे OMR शीट पर। प्रश्न नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी पल्लव, ऑप्शन नंबर सी साकेत, ऑप्शन नंबर डी कामायनी। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी युद्धों का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन नंबर डी भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्रश्न नंबर 4, मैत्री शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर सी छायावादी युग, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु युग। तो मैत्री शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग से संबंधित, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गियर्सन, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 6, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी
महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 7, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। तो इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 8, सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का समय है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद युग, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का समय है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग सब एक ही युग के नाम हैं। ठीक है, ये सब छायावाद युग के ही नाम हैं। छायावाद युग को प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग कहते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 9, मिलान कीजिए। मिलान करना है। मेला आंचल किसकी रचना है? चित्रलेख किसकी रचना है? चित्रलेखा किस रचना है? उसने कहा था किस रचना बतानी है इसमें। कफन किसकी रचना है ये बताना है इसमें। तो मेला आंचल जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहले का क्या है आपका, ये ख सही है। चित्रलेखा भगवती चरण उपाध्याय, भगवती चरण वर्मा। उसने कहा था इलाचंद्र जोशी। कफन के हैं प्रेमचंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रखा है ख, ग, घ और क। तो आपका पहले का क्या है ख। ठीक, चित्रलेखा के बताए भगवती चरण वर्मा। तो ये ख के बाद कौन था ग, तो ख के बाद ये वाला ग। उसने कहा था इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर धर्मा शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो है घ सही है। ठीक है, कफन प्रेमचंद, इसका कै ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही है मिलान के हिसाब से। ठीक है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 2 रखा है इसमें विराटा की पद्मिनी, ऑप्शन नंबर 3 कफन, ऑप्शन नंबर 4 रखा चित्रलेखा। तो निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। ठीक है, केवल ए क्या देखा इसमें, केवल ए वाला ऑप्शन जो आपका सही है। अब देखेंगे इसमें प्रश्न नंबर 11 है कि करुण रस का स्थायी भाव है। क्या पूछा, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए रति, ऑप्शन नंबर बी हास, ऑप्शन नंबर सी शोक, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि रति जो स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस का है, हास जो स्थायी भाव है वो हास्य रस का है, निर्वेद जो हास्य रस है वो है शांत रस का। तो इसलिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है शोक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ऊपरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सलेश अलंकार। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इन पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। तो इसमें आया है मनु, तो इसलिए आप वाचक शब्द से ही पहचान कर सकते हैं एकदम। अब प्रश्न नंबर 13 है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए सोरठा, ऑप्शन नंबर बी रोला, ऑप्शन नंबर सी चौपाई, ऑप्शन नंबर डी दोहा। तो यह जो लक्षण है इसमें है रोला, क्योंकि रोला में
24-24 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद होता है। और चौपाई भी सममात्रिक होता है, लेकिन इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो ये दो आपके इसमें सममात्रिक छंद हैं और ये दो जो हैं इसमें अर्ध सममात्रिक छंद हैं। लेकिन इसमें पूछा गया 24 मात्राएं किसमें होती हैं, तो इसमें होती हैं रोला में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 14। पिरहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पिर, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी निर, ऑप्शन नंबर डी पर। तो पिरहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है पिर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 15। पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। तो पंचतंत्र में समास है द्विगु, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है के अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं? ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 17। आंसू का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर ए रोना, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी अंशु, ऑप्शन नंबर डी अश्रु। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 18। कर्म वाच्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन नंबर बी भाव की प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्म वाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 19। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ताभ्य शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी कोई, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें सर्वनाम है कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21। अब आता है खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना, फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने हैं। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 3 प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, इस प्रकार 6 नंबर का ही प्रश्न है आपका। तो गद्यांश रखा है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन भिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर यह कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब देखेंगे इस पे प्रश्न क्या कहते हैं। पहला प्रश्न आपका ऊपरी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताइए ये कौन से पाठ का गद्यांश है? कमेंट कीजिए जल्दी, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कमेंट करते हैं कि ये कौन से पाठ का गद्यांश लिया गया है। केवल आपको इसमें पाठ का नाम लिखना है, कमेंट में कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट, इसके बाद ही कराऊंगा मैं आगे। अगर नहीं पता है तो मैं देखो बता रहा हूं, इसमें जिसको पता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है तो देखिए ये लिया गया है आपका भारतीय संस्कृति पाठ से, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहला प्रश्न है प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिखेंगे
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? ठीक है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो आप लिखेंगे कि यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक जातियां यहाँ रहती हैं। यह देखकर लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह कहा है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करनी है, तो व्याख्या हेड डाल देंगे आप उत्तर में और फिर लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर कोई अपरिचित व्यक्ति घबराकर यह कहे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह इसकी व्याख्या। अब देखेंगे अथवा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस वाले को कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से आपको एक करना है, कोई सा भी जो आपको आता हो। दूसरा गद्यांश है आपका, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बताइए इसे भी ये किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम बताना आपको, इसमें भी कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट करते हैं। जिसे पता होगा वही कमेंट करेगा, जिसे पता नहीं है तो वो कमेंट कहां से करेगा। देखते हैं आप कितने बच्चे इसमें कमेंट करते हैं। तो देखिए जिसने कमेंट किया वो ठीक है, जिसे पता है, जिसे नहीं पता है तो वो देखिए ये लिया गया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बताए कौन से पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे, तो उत्तर में डाल देंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे लेखक का कहना है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता या निर्माण करने वाले यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उसका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, यह यादगार बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ है बदलाव और उन्नति का समर्थन करना। क्या अर्थ है प्रगतिशीलता का? बदलाव और उन्नति का समर्थन करना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा आपने ऊपर दिए हैं ऐसे आपको नीचे देने हैं। 3 प्रश्न इसमें 2 नंबर के, इस प्रकार से 6 नंबर का प्रश्न है। तो पद्यांश आपका, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे परियोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग प्रयोगी, भावतो सोहिती मेरो रसवान, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, ऊपरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका सवैये पाठ से, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं रस खान। संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के
सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या इसमें करनी है जहां से रेखा खींची हुई है। व्याख्या में लिखेंगे कि रसखान जी कहते हैं कि गोपी कृष्ण के रूप का स्वांग रचने के लिए मोर पंख, पीला वस्त्र और लाठी धारण करने को तैयार हैं, और उनका जो है उनके साथ क्या करेंगी, स्वांग रचने को तैयार हैं या खेल खेलने के लिए इस तरह से तैयार हैं। परंतु वह कृष्ण की मुरली या बांसुरी को वह अपने होठों पर नहीं रखेंगी, क्योंकि वह मुरली को अपनी सौत मानती हैं। सौत माने प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन मानती हैं। तो इस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किस लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। तो आप लिखेंगे कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की माखन चोरी और गोपियों के साथ नृत्य करना, इस लीलाओं का या इन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। अब देखेंगे इसके बाद अगला पद्यांश। अथवा में रखा है, ऊधो मोहि ब्रज विस्तृत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित सात ख्वावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनको हित जदु नाथ। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताइए ये कौन से पाठ का पद्यांश है, किस पाठ से लिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट कीजिए जल्दी। केवल पाठ का नाम बताना आपको इसमें। अगर नहीं पता है तो देखिए ये लिया गया है पद नामक पाठ से, और इसके कवि हैं सूरदास जी। तो संदर्भ देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, कि इसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेलते रहते हैं और पूरे दिन हंसते रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं धन्य धन्य ब्रजवासी, कई धन्य है ये ब्रजवासी जिनको हित जदु तात, यहाँ जदु तात है, ठीक है, नाथ तो इसमें गलत छपा हुआ है, यहाँ तात है, तो इसमें लिख देंगे सूरदास जी कहते हैं कि यह ब्रजवासी धन्य है जिनके लिए श्री कृष्ण तात बने हुए हैं। ठीक है, तात का अर्थ यहाँ पर क्या है, इनकी सेवा करने वाले हैं या इनका भला करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें व्याख्या लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, यानी कौन कौन सी बातें भुलाई नहीं जाती हैं। तो आप इसमें लिखेंगे वृंदावन, गोकुल, यमुना किनारे, कुंज, ग्वाल बालों के साथ खेलना, माखन रोटी, माता पिता का स्नेह है वो विस्मृत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। तो गद्यांश रखा है इसमें, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्माना अत्रागत्य सुयान विचारयान प्रसारयान, न केवल दर्शनेन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र अपि यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पाश्च कृत लोक विश्रुता अत्रैव कोशया शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो ये हमारा गद्यांश, तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका वाराणसी पाठ से। तो इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे
कि यम नगरी विभिन्न धर्मानाम संगम स्थली, क्या यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों से का प्रसार प्रचार किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु यह केवल दर्शन और साहित्य के धर्म ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रेय कोशे या यहाँ की रेशमी साटिका माने साड़ी, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश सर्वत्र स्पृहन्ते, देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यानी यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती हैं। ठीक है, ये कर देंगे आप। पहले ही पार्ट का है आपका, अब है आपका अथवा में। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही सरल है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अथवा में रखा है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते, मानव जीवन संस्कृतुम ऐसा यथा समय नवा नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीत भवति, एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितं तद यथा सत्यं प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव्य विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। ये ताना आपको कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ लिया गया है आपका भारतीय संस्कृति पाठ से, जो आपका 8वां पाठ है उस पाठ से लिया गया है। इसका आप हिंदी में अनुवाद खुद देख सकते हैं किस तरह से आपको करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसका हिंदी में अनुवाद नहीं करा रहा हूँ, पहले का मैंने करा दिया है। अब देखते हैं इसके बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है आपका? चौथा प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला पद्यांश का है माता गुरुतरा भूमि खातु पितुषत स्तरस्ता मन शीघ्रतरम बातात चिंता बहुतरणी तरणात्। ठीक है, तो इसका संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो ये पद्यांश लिया गया है आपका जीवन सूत्राणी नामक पाठ से। तो इसका लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। तो माता गुरुतरा भूमि खाद पितुषत्व स्था, तो इसमें बताया गया है कि माता, ठीक है, माता भूमि से भी अधिक भारी होती है। ठीक है, माता जो है वो भूमि से भी अधिक भारी होती है, और पिता जो होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है, तथा मन जो है वो वायु से भी तेज चलने वाला होता है, और जो चिंता होती है वो घास के तिन से भी अधिक व्याप्त होती है। ठीक है, जो चिंता होती है वो घास के तिनके से भी अधिक व्याप्त होती है, फिर गहरी होती है। अथवा, अब दे रखा अथवा में अब दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित एमुख स्फुट वक्ता च यो जानासी स पंडिता। तो इसका आपको संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। तो बताइए संदर्भ। ये श्लोक है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसके तो दोनों ही श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपको एक श्लोक आ सकता है, कोई सा भी। तो कमेंट कीजिए कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। अगर नहीं पता है तो देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो कौन से पाठ का श्लोक है? ये प्रबुद्धो ग्रामीण है पाठ का श्लोक है। फिर लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद लिख देंगे बिना पैर का है, दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त है पर विद्वान नहीं है। बिना मुख का है, साफ बोलने वाला है। बिना मुख का है और साफ बोलने वाला है, जो जानता है वही विद्वान है। इस लगेंगे से हिंदी में अनुवाद। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसका आपको
2 प्रश्न मिलेंगे उसमें प्रत्येक खंड में, और उसमें से एक का आंसर आपको देना है। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, यानी लगभग आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। और ये आपका जो है वो 3 नंबर का एक प्रश्न है। पहला है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए, अथवा मुक्तिदूत, ठीक है, मुक्तिदूत है ये भी, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए, अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। फिर ख खंड पर देखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कीजिए। इसके बाद गै दे रखा है इसमें मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चित्रण कीजिए। अब गृह खंड आपका है अग्र पूजा। अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन कीजिए। अड़े पर देखा है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। ऑप्शन नंबर 6 पर रखा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चित्रण कीजिए। खंड 6 दे रखा है कर्ण खंड काव्य के आधार पर परद्युत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रण कीजिए। जय खंड दे रखा है करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चित्रण कीजिए, अथवा करमवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अब दे रखा जय खंड, जय में दे रखा तुमुल खंड काव्य के राम मिलन और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, या फिर तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए। तो ये आपके इस प्रकार से 7-8 खंड हैं। तो आप जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आपको ये करना है मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ठीक है। अमरोहा जिले में कौन सा मान्य है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखना है, या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चित्रण लिखना है। तो इनमें से आपको दोनों में से एक प्रश्न करना है, क्योंकि यही मान्य है अमरोहा जिले में, यानी पूरे अमरोहा जिले में यही मान्य है। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, अन्य 80 शब्दों में आपको लिखना है। 3 नंबर का जीवन परिचय है, 2 नंबर की उनकी रचना है। पहला आपका है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन 3 में से किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। तो ख में दे रखा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। पहला दे रखा है इसमें बिहारी लाल, फिर सूरदास, फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इन 3 में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का आपका श्लोक है। आपको एक श्लोक लिखना जो आपने याद किया है, लेकिन जो श्लोक इसमें आए हैं 2 वो आपको नहीं लिखने हैं, उससे अलग एक श्लोक आपको इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, पहला है भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, दूसरा है का संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, तीसरा पूर्वज केन से युद्धम अकरोत, और चौथा है चंद्रशेखर के आसीत। तो इन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देने हैं। तो पहले का उत्तर लिख देंगे भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, तो इसमें लिख देंगे भारतीय संस्कृत मूलम आत्मवत सर्वभूतेषु वर्तते ओ अस्ति। ठीक है, भारतीय संस्कृत मूल आत्मवत सर्वभूतेषु अस्ति। दूसरे का उत्तर लिखेंगे, दूसरा प्रश्न पूछ रहा का संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, तो आप लिखेंगे मानव जीवनम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तीसरा प्रश्न है पुरुराज केन से युद्ध में करो, तो आप लिख देंगे पुरुराज अलक्षेंद्र
स युद्धम अकरोत्। चौथा, चंद्रशेखर क्या आसीत? तो अपने चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत। ठीक है, देशभक्त आसीत आप इसमें लिख देंगे, या फिर भारत वीर आसीत भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चंद्रशेखर एक है, भारत वीर है, आसीत, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द, यानी 200 शब्द में ये आपको निबंध लिखना है, और ये 7 नंबर का निबंध है। पहला है आपका पर्यावरण प्रदूषण। पहला क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा विज्ञान अभिशाप या वरदान। तीसरा यातायात के नियम। चौथा जनसंख्या लाभ या हानि। इनमें से आपको किसी पर एक विषय पर निबंध लिखना है, चारों में से एक पर, 200 शब्दों में लगभग। प्रश्न नंबर 10, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। आपको एक उत्तर मध्य रेलवे को एक पत्र लिखना है जिसमें आप बता सकते हैं कि इस रेल में या ट्रेन में क्या साफ सफाई नहीं हो पाई है, अथवा अपनी रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अथवा में रखा है आपकी जिसमें भी रुचि है, खेलने में, पढ़ने में, तो आपको उसका उल्लेख करेंगे और अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे कि मेरी रुचि इस काम में है। तो इस तरह से लिखेंगे आप पत्र। तो ये था आपका प्री बोर्ड का पेपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।